हेलो गाइस, मैं एस के श्रीवास्तव। आप सभी को शिव के चैनल में स्वागत है। और मैं इससे पहले आप सभी को 10th क्लास का वीडियो बनाए थे 10th के बच्चों के लिए, और उसमें मैंने अलजबरा ही स्टार्ट किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज मैं 9th क्लास के बच्चे के लिए अलजबरा का ही स्टार्ट करेंगे। और अलजबरा में खास करके मैं आप सभी को जो बताऊंगा, तो जिन बच्चों को साफ कभी भी नहीं अलजबरा का ज्ञान हुआ है, कभी नहीं बीजीय व्यंजक पढ़े हैं, ना कभी बहुपद का के विषय में पढ़े हैं, वैसे बच्चे को कुछ नहीं आता है, वह जरूर सीखिएगा और गौर से देखिएगा इसको, तो जरूर सीखिएगा और ध्यान से देखिएगा इसको। मैं पूरे 0 लेवल से, अर्थात कहा जाए जो स्टार्टिंग पीरियड होगा ए से जेड तक मैं बताऊंगा, और ध्यान से देखिए इसको, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा तो जरूर सीखिएगा। देखिए, अलजबरा जो बहुपद जो है क्लास 9th का टॉपिक है, और वह अलजबरा के अंतर्गत आता है। यह भी एक अलजबरा का टॉपिक है, बहुपद। और आप अगर इसमें ध्यान देते हैं, क्लास 9th में यदि ध्यान देते हैं, तो क्लास 10th में भी आपको पोलोनोमियल पढ़ना पड़ेगा, बहुपद। इसीलिए क्लास 9th का बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बहुपद, और बहुपद से पढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद अब बीजीय व्यंजक के पढ़ने से पहले हमें बीजीय पद को जानना पड़ेगा। अब देखिए, बीजीय पद को पढ़ने से पहले आज यानी कि बीजीय पद को जो हम लोग जानेंगे, बीजीय पद, तो बीजीय पद को जानने से पहले भी पूर्व हमें जानना पड़ेगा गणितीय राशि। और गणितीय राशि के विषय में जानेंगे तब हम लोग जो है बीजीय पद जानेंगे, और बीजीय पद के समूह से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, और बीजीय व्यंजक से निकला है बहुपद। अर्थात हम कहा जाए तो हम लोग यहाँ जड़ के विषय में जानेंगे, रूट्स के विषय में जानेंगे, कहाँ से जो है बहुपद, जो आज हम बहुपद तक पहुंचे हैं, बहुपद तक की जानकारी हम लोग 0 लेवल से जानेंगे। 0 अर्थात बेस लेवल से हम ऊपर हाई लेवल तक जाएंगे बहुपद को लेकर के। तो जरा सा यहां हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं राशि, जिसको हम लोग क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, राशि होता है क्या, आज हम इस राशि पर चर्चा करते हैं। राशि आप लोग फिजिक्स में भी है, 9th क्लास में फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। आप लोग भौतिक राशि के विषय में पढ़े होंगे, फिर गणितीय राशि होता है, फिर आप लोग गणित में पढ़ते हैं चर राशि, अचर राशि। 7th में पढ़े, 8th में पढ़े चर राशि, अचर राशि। तो देखिए यहाँ पर राशि क्या होता है, सबसे पहले हम राशि पर चर्चा करेंगे। राशि किसे कहेंगे, मैं 2 बार मैं चर्चा करूंगा, मैं 2 बार बोलूंगा, गौर से सुनिए। राशि किसको कहते हैं, राशि जिसे मापा या तौला जा सके, और उसे गणितीय संक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सके। वे जिसे माप तौल संभव के साथ गणितीय संक्रियाओं और भौतिक के नियमों में व्यक्त किया जा सके, उन्हें हम राशि कहते हैं। जरा सा सोचिए, राशि किसको कहेंगे, वे जिसे हम माप तौल, सिंपल सी भाषा में माप तौल के साथ गणितीय संक्रिया एवं भौतिकी के नियमों में व्यक्त किया जा सके, उसे राशि कहते हैं। जैसे 2, यह एक राशि है क्योंकि इसका प्रयोग गणितीय संक्रिया में होता है। बल, यह एक राशि है इसीलिए कि बल को मापा जाता है भौतिक के नियमों में। बल बराबर होता है, देखिए बल का फार्मूला होता है गणितीय संक्रिया में व्यक्त, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, अर्थात इसको F बराबर
m गुनी a लिखते हैं। F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, जिसको a से डिनोटेट करते हैं। तो F बराबर ma, अर्थात देखिए यहाँ पर भौतिकी के नियमों में व्यक्त किए, माप भी संभव है इसका और गणितीय संक्रिया के रूप में भी व्यक्त कर लिए, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसको राशि को डिफाइन करेंगे इस तरह। अब देखिए राशि कितने प्रकार के होते हैं, राशि का मैं यहाँ वर्गीकरण करेंगे। और राशि को देखिए मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूं आप सभी को राशि के विषय में। देखिए राशि को यहाँ दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक गणितीय राशि, एक गणितीय राशि, दूसरा भौतिक राशि। जिसको फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में कहा जाता है और इसको मैथमेटिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अर्थात हम लोग जो है जानेंगे। और गणितीय राशि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैथमेटिकल क्वांटिटी। अब गणितीय राशि को हम लोग यहाँ डिवाइड वर्गीकरण कर रहे हैं। देखिए गणितीय राशि को कितने वर्गों में बांटा गया है। चर राशि और अचर राशि। चर राशि और अचर राशि। चर राशि को भी दो मैथमेटिक्स यानी कि गणितीय राशि जो होते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटी जो होते हैं, दो वर्गों में बांटा गया है, चर राशि और अचर राशि। यह देखिए चर राशि को भी दो वर्गों में बांटा गया है, स्वतंत्र यानी अनाश्रित चर और दूसरा होता है आश्रित चर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गणितीय राशि को अच्छा तरह कॉन्सेप्ट लेते हैं। गणितीय राशि किसको कहेंगे? तो वे राशि जिसका उपयोग गणित के संक्रियाओं में हो उसे गणितीय राशि कहते हैं। अब देखिए गणितीय राशि में अंक भी आता है, अक्षर भी आता है। तो अक्षर भी आया और अंक भी आया, तो दोनों बात आ जाता है, दोनों चीज आ रहा है। ये अंक भी आ रहा है, संख्या भी आ रहा है और अक्षर भी आ रहा है, एक्स वाई जेड भी आ रहा है। तो यह गणितीय राशि के श्रेणी में हो गया। वे राशि जिसका उपयोग गणितीय संक्रियाओं में हो उसे गणितीय राशि कहेंगे। गणितीय राशि को दो वर्गों में बांटा गया है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि किसे कहेंगे? वे गणितीय राशि जिसका मान बदलते रहता है, अर्थात अस्थिर रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं परिवर्तनशील रहता है, तो उसे चर राशि कहते हैं। एज ए आप देख लीजिए, एज ए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर x। ये x या z या y ये सब जो देख रहे हैं, या u, ये सब जो हम लेते हैं अक्षर, लास्ट के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के लास्ट के अक्षर जो लेते हैं x y z u भी, ये सभी जो आता है चर राशि के श्रेणी में हम लोग लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे कभी कभी कोई समीकरण हम बनाते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम, 3x + 2 = 5 ले लिया। अब देखिए 3x बराबर क्या होता है? 5 - 2, 3x = 3। अब x = 3/3 कट के क्या आ रहा है? 1। अब देखिए x का वैल्यू 1 आ गया। कहीं कहीं पर कोई समीकरण में x का वैल्यू 1/2 आ जाता है, किसी समीकरण x का वैल्यू 5/7 आ जाता है। तो x तो निश्चित नहीं है, x का वैल्यू जो 3 के तरह से ये संख्या 5 है, तो ये निश्चित वैल्यू है, जो 5 है तो 5 ही होगा, इसका वैल्यू 5 होगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार इस अक्षर जो है यह एक अज्ञात राशि है गणित में, जिसको हम जो है चर राशि की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात हम इसको कर सकते हैं अलजेब्रा में के टॉपिक में, हम जो चर राशि जो है वह एक परिवर्तनशील राशि को ही, गणित के परिवर्तनशील राशि को ही चर राशि के
श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए चर राशि को भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक स्वतंत्र यानी अनाश्रित चर, एक होता आश्रित चर। जब ये अकेला फॉर्म में, जैसे x है, z है, u है, v है, ये जो है ये जब फॉर्म में रहेगा तब ये हो जाता है स्वतंत्र चर। अगर इसी को 3x y इक्वल टू 3x लिख दिए तो ये क्या हो गया, ये तो स्वतंत्र चर है अकेला x, लेकिन y 3x जो है ये टोटल 3x ये हो गया आश्रित। किस पे आश्रित, तो x का मान यदि 2 आ जाता है, यहाँ देखिए x का मान यदि 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया तो 3 गुनी 2 बराबर कितना हो जाता है 6। यदि x का मान 5 आ जाए तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुनी 5 बराबर 15। तो हम कह सकते हैं यानी कि ये 3x या 2x या x/5 ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी टर्म अर्थात ये आश्रित चर की श्रेणी में आ जाता है। 3x को के सीधा हम लिखेंगे y के टर्म में। जब y एक संख्या के साथ संक्रिया के रूप में बोध हो, जब कोई अनाश्रित चर अर्थात स्वतंत्र चर किसी संख्या के साथ संक्रिया के रूप में हो यानी कि गुणा के रूप में हो या भाग के रूप में हो, तब वह आश्रित चर की श्रेणी में आ जाता है। अर्थात हम जब इसको कहेंगे बीजीय पद के रूप में एक्सप्लेन हो, केवल अकेला एक पद के रूप में हो, तब वह हो जाता है आश्रित चर। जैसे y बराबर 3x, तो y यहाँ हो जाता है आश्रित बोध कर रहा है, y आश्रित है तो y एक आश्रित चर को बोध करता है। कब, किसके लिए, तो 3x इक्वल टू जब y हो, अर्थात हम y को टोटल को हम बोल सकते हैं 3x, इसीलिए 3x क्या है, यह आश्रित चर आता है। तो किसी संक्रिया के साथ जब बोध हो तो वह आश्रित चर होता है। अकेला जब x, केवल अकेला x का हम बोध कर दे तो वह हो जाता है अनाश्रित अर्थात स्वतंत्र चर की श्रेणी में आ जाता है। चलिए हम लोग चर राशि को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया। अब हम एक बार अचर राशि की विषय में चर्चा करते हैं। अब देखिए गणितीय राशि में हम चर को पढ़े थे, जो वे गणितीय राशि जिसका मान परिवर्तनशील हो गणित में तो उसे चर राशि कहते हैं, और वे गणितीय राशि जिसका मान अपरिवर्तनशील हो अर्थात नहीं बदलता है, स्थिर हो। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए -5, 4, 3, 2, 8, 7, यह क्या है, यह एक अचर राशि है। इसको हम अचर राशि कहेंगे, अचर राशि की श्रेणी में रखेंगे और इसको हम अचर कहेंगे। तो जरा सा अब देखिए अचर राशि तो यहाँ समझ गए, कोई भी संख्या अचर राशि की श्रेणी में आता है, लेकिन कभी कभी जो हम आगे जब पढ़ेंगे तो कुछ, जैसे आप यहाँ पर हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हैं ABCD अक्सर बता दिया करते हैं सर लोग, जो यह भी एक जो है चर राशि है, ABCD को भी एक चर राशि रखते हैं। लेकिन हमने यहाँ बताया अंग्रेजी वर्णमाला के जो लास्ट के अक्षर लेंगे X Y Z U V W, ये सभी जो है जो चर राशि के श्रेणी में लेंगे, जबकि प्रारंभिक अक्षर जो लेंगे ABCD ये सब यह स्वेच्छ अचर के रूप में लेंगे। जो हमने बताया ये स्टैंडर्ड रूप होता है, यह एक स्टैंडर्ड टर्म होता है। गौर से देखिए यहाँ पर ये अचर राशि को, वे गणितीय राशि जिसका मान अपरिवर्तनशील हो अर्थात स्थिर हो तो उसे हम अचर राशि लेते हैं। और ये अचर राशि में जो कोई भी संख्या एक अचर राशि की श्रेणी में है, लेकिन जब हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सीनियर क्लास में जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसको दो श्रेणी में पढ़ेंगे अचर राशि को। चला हम थोड़ा सा ये अचर राशि की भी श्रेणी बता रहे हैं, यहाँ गौर से देखिए यहाँ पर अचर राशि क्या होता है। तो जरा सा देखिए अचर राशि का श्रेणी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक होता है स्वेच्छ अचर, एक होता अस्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर के श्रेणी में होता है जो हम स्वेच्छा से मानते हैं A B C D, ये सब स्वेच्छ अचर की श्रेणी में होता है। अस्वेच्छ के अंतर्गत संख्या आता है, जैसे 5, 3, 2, 4, 15, ये सभी कोई भी नंबर ले लिया जाए, नंबर
तो अस्वेच्छ अचर की श्रेणी में आता है। नंबर सिस्टम से ये जो नंबर लिए, संख्या लिए, ये तो ये अस्वेच्छ अचर की श्रेणी में आता है, क्योंकि निश्चित है। अब देखिए स्वेच्छ अचर इसीलिए लिए, कभी कभी हम लोग जैसे समीकरण सबका मानक रूप पढ़ते हैं, जैसे समीकरण का मान चलिए एक चर वाले समीकरण का मानक रूप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ इक्वल टू नॉट 0 हो, लिखते हैं। तो जरा सा सोचिए ए क्या बता रहा है यहाँ पर। अगर हम यहाँ चर लेते हैं तब तो ये भी चर हो जाएगा ना, तब तो ये समीकरण नहीं बना। इसीलिए ए यहाँ पर वास्तविक संख्या को डिनोटेट किया, अर्थात हम स्वेच्छा से लिए, इसीलिए स्वेच्छ अचर इसको लिए। जैसे मान चलिए 3x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ क्या है, या अर्थात हम इसको कह सकते हैं यह क्या हो गया, ए का वैल्यू। यहाँ देखिए मैं इस बात को यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 बराबर 0 है, तो ए बराबर क्या हो गया 3 और बी बराबर क्या हो गया 5। तो हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए एक चर वाले समीकरण का मानक रूप, तो मानक रूप में ax प्लस बी बराबर 0। तो हमने बताया यहाँ पर जो a और b यह भी किसके श्रेणी में आता है, अचर राशि की श्रेणी में आता है, लेकिन किसके लिए, स्वेच्छ अचर के लिए। जब हम कोई समीकरण लेते हैं, बनाते हैं, तो उसको मानक टर्म में व्यक्त करते हैं। तो मानक टर्म में व्यक्त करते हैं तो यह एक संख्या के रूप में, अर्थात गुणांक किसी चर राशि के गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात हम इसको अपने इच्छा अनुसार मानते हैं। यदि यह किसी चर के गुणांक के रूप में व्यक्त नहीं करते तब तो यह भी अचर राशि हो जाता, तब तो हम इसको तो एक बीजीय व्यंजक का अर्थात बीजीय समीकरण का निर्माण नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम इसको जो स्टैंडर्ड क्लास में 2 श्रेणी में पढ़ते हैं, स्वेच्छ अचर और अस्वेच्छ अचर। अब बताते हैं, तो ध्यान दीजिए, स्वेच्छ अचर की श्रेणी में जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रारंभिक लेटर लेते हैं स्मॉल में ए बी सी डी, ये सब जो है स्वेच्छ अचर की श्रेणी में आता है। जबकि पी क्यू आर भी ले सकते हैं आप, पी क्यू भी ले सकते हैं और आर भी ले सकते हैं। और जब लास्ट के जैसे अक्षर होता है एक्स वाई जेड यू भी, अक्सर जो एक्स वाई जेड यू भी के, एक्स वाई जेड यू भी के नहीं लेना है, एक्स वाई जेड यू भी, ये सभी जो है खास करके जो है चर राशि के श्रेणी में लिया जाता है। जबकि स्वेच्छ अचर राशि की श्रेणी में अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रारंभिक लेटर होता है ए बी सी डी, ये सभी हम जो है के भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, क्यू भी ले लेंगे। तो ये सभी जो है श्रेणी जो आता है वह अस्वेच्छ अचर की श्रेणी में आता है। मैं यहाँ एक चर वाले समीकरण का मानक रूप लिया, एक चर वाले समीकरण की, एक चर वाले रेखिक समीकरण भी इसको बोल सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी, एगो चर है एक्स, यहाँ ए और बी यह एक स्वेच्छ अचर को व्यक्त करता है, अर्थात ए के लिए 3 और बी के लिए 5 को व्यक्त कर रहा है। तो हम इसको देख लिए तो स्वेच्छ अचर क्या है। अब देखिए अस्वेच्छ अचर, अस्वेच्छ अचर जो होता है कोई भी नंबर ले लेंगे, 3 5 -2 4 7, ये कोई भी नंबर ले अस्वेच्छ अचर के श्रेणी में आता है। तो चलिए आज हम लोग ये गणितीय राशि पढ़े, क्योंकि हमें बीजीय पद को समझना है, इसीलिए हम इतना एक्सप्लेन किए। और बाद बाकी भौतिक राशि है, इसका भी वर्गीकरण 2 आधारों में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग फिजिक्स में इसका स्टडी करते हैं और फिजिक्स में इस राशि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स में इसका व्यापक फॉर्मूला, बड़े पैमाने पे इसका फार्मूला होता है। और देखिए हम लोग अब बीजीय पद को समझने के लिए हम राशि के विषय में पढ़े और किस गणितीय राशि के विषय में, क्योंकि बीजीय पद का जो निर्माण होता है, बीजीय पद का चर और अचर राशि के गुणनफल से बीजीय पद बनता है। और बीजीय पदों के संयोग, बीजीय पद और प्लस एवं माइनस चिन्हों के संयोजन से बीजीय व्यंजक बनता है। इसीलिए बीजीय व्यंजक से पहले हम बीजीय पद की चर्चा किया, बीजीय व्यंजक पद से पहले हम गणितीय राशि और राशि के विषय में चर्चा किए, ताकि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट कहां से आया समझने में सुविधा हो। इसीलिए मैं बेस लेवल से, जीरो लेवल से इस चीज को स्टार्ट किया, ताकि आपको कहीं कोई
परेशानी ना हो समझने में। चलिए मैं इस पर थोड़ा बीजीय पद पे चर्चा कर लेते हैं और बीजीय पद के विषय में हम लोग देख लेते हैं। बीजीय पद, बीजीय पद, बीजीय पद किसे कहेंगे? बीजीय पद बराबर हम लिख सकते हैं चर राशि, चर पद गुना अचर पद, या चर राशि लिख सकते हैं चर पद गुना अचर पद, सॉरी चर राशि लिखेंगे यहां पर और अचर राशि। देखिए ध्यान से, बीजीय पद बराबर चर राशि गुना अचर राशि हमेशा एक व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बीजीय पद क्वेश्चन आता है अलजेब्रिक टर्म किसे कहते हैं, तो चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को हम बीजीय पद कहते हैं। जरा सा समझिए, यहाँ पर चर राशि और अचर राशि के गुणनफल को बीजीय पद कहते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं बीजीय पद बराबर चर राशि गुना अचर राशि। जैसे एग्जाम्पल एक ठो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बीजीय पद का, तो जरा सा सोचिए 3x यह एक बीजीय पद है, चूंकि 3 गुना x, यह 3 एक अचर राशि है और यह एक चर राशि है। तो देखिए चर और अचर के गुणनफल से क्या बना, तो बीजीय पद बना। अब जरा सा सोचिए, यहाँ पर चर राशि और अचर राशि गुणनफल को बीजीय पद कहते हैं। जैसे -12x², इसको देखिए -12 और x², इसके संयोग से या इसको -12 गुना x, तो चर राशि और अचर राशि गुणनफल से बीजीय पद का निर्माण हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल ये हुआ, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल। जैसे 3xy है, तो 3 गुनी x गुनी y, तो देखिए चर राशि और अचर राशि के गुणनफल से यहाँ पर बीजीय पद का निर्माण हो रहा है। तो हमने देखा जो बीजीय पद का जो निर्माण होता है, बीजीय पद का जो टर्म का निर्माण होता है चर राशि और अचर राशि के गुणनफल से जो होता है बीजीय पद बनता है। अब देखिए बीजीय पद जो होता है वह बीजीय पद कितने प्रकार के होते हैं। बीजीय पद हम लोग यहाँ समझ गए, बीजीय पद का निर्माण जो होता है चर और अचर राशि के गुणनफल से होता है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रखेंगे यही रखेंगे। अगला जो हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, तो उसमें हम लोग बीजीय पद के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे और उसको फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और ताकि हमें बीजीय व्यंजक को समझने में कोई कठिनाई ना हो। और जब बीजीय पद को अच्छी तरह आप समझ जाइए, बीजीय पद के वर्गीकरण के विषय में और उसके गुणांक के बारे में, तो बीजीय व्यंजक अच्छा से कॉन्सेप्ट से समझिएगा। तो हमारा ये टॉपिक आज बीजीय पद पर ही, पद के विषय में यहाँ स्टॉप होता है। और आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि आपको अगर अच्छा, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पे, इस चैनल पे आप नए हैं, तो आप इस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है वीडियो मिल जाए आपको। और मैं ये आज क्लास यहीं स्टॉपेज कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी को।